दोस्तों माफी चाहता हूँ कि अगला एपिसोड लेट हो गया है। मैंने कहा था कि 500 कमेंट पूरा होते ही अगला एपिसोड ले आऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी देर हो गई। वजह मेरी तबीयत खराब है और दूसरी वजह यह थी कि मुझे खुद इस स्टोरी पर पहले इतना यकीन नहीं था। इसके अलावा मुझे इसके सिर्फ 10 चैप्टर ही मिले थे, जो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। सोचा था अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो बाकी के 2 चैप्टर भी कवर करके स्टोरी को खत्म कर दूंगा, लेकिन जब मैंने आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखा तो मैं हैरान रह गया। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके और भी चैप्टर को ढूंढा जाए, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने इसके 4 और चैप्टर ढूंढ निकाले हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, और बाकी के चैप्टर भी जल्द ही आने वाले हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा और इंतजार, स्टोरी अब और भी मजेदार होने वाली है। आप सबका शुक्रिया, और अब आगे के एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, स्वॉर्ड लेडी अपने 55वें बच्चे को एमसी को ट्रैक करने का ऑर्डर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कैप्टन एमसी के मार्शल आर्ट को बेचने के लिए वाइल्ड क्रेन इन के कीपर के पास गई हुई थी। तो अब आगे हम देखते हैं हेवनली डीमन सेक्ट के 32 डिस्ट्रिक्ट को, जहां पर कि जोंग एलेना और एमसी की फाइट को स्क्रीन पर देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हैरान हुआ होता है एमसी के इतने खतरनाक हॉट स्वॉर्ड पावर को देखकर। तभी पीछे खड़ी स्वॉर्ड बोलती है, तुमको क्या लगता है काफी परिचित मार्शल आर्ट है, सही कहा ना? जिस पर कि जोंग बोलता है, मैं मानता हूँ यह मार्शल आर्ट एक ऐसी लेवल पर है जिसके की बारे में ना कभी सुना गया और ना ही देखा गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है परिचित इससे क्या मतलब था आपका स्वॉर्ड मैटरॉन। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड मैटरॉन उसकी ओर देखते हुए खामोशी के साथ स्माइल करने लगती है। वही वह बंदा अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो स्वॉर्ड मैटरॉन अपने मन में कहती है, क्या सच में तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? इतना सोचने के बाद आगे वह जोंग से बोलती है, ठीक है मुझे बताओ फिर तुमने क्यों इस पर्सन का पीछा किया था, खासकर ग्रीनवुड की भागीदारी के साथ? तो जोंग उसे बताता है यह हमारे सेक्ट की आंतरिक मामला है और स्वॉर्ड मैटरॉन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वो कुछ और बोल पाता तभी हम देख पाते हैं उसका गला कट चुका होता है। वही उस बंदे को इस बारे में एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन स्वॉर्ड मैटरॉन वह अभी भी स्माइल कर रही थी, जिस पर कि जब उस बंदे को एहसास होता है तो वह अपने गले को पकड़ता हुआ बोलता है, क्या आप युद्ध को डिक्लेयर कर रही हो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के खिलाफ? तो स्वॉर्ड मैटरॉन वह बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी तुम लोगों को मारने से डरूंगी? जो सुनता हुआ जोंग अपने मन में कहता है, सच में यार यह औरत पागल है, उसकी ऑब्सेशन इतनी खराब है कि उसने अपने बच्चे तक को डिवोर कर लिया है। वह फायदे और नुकसान के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। इतने में ही हम स्वॉर्ड मैटरॉन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उससे बोलती है, मेरे सवालों का जवाब दो या फिर मर जाओ। जो सुनता हुआ जोंग उससे कहता है कि आपको मेरा जवाब स्पष्ट नहीं है। भले ही 32 डिस्ट्रिक्ट के सभी 10,076 मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आप पर हमला करे पर फिर भी आपको ना हरा पाए, पर तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप 10,076 उन मार्शल आर्टिस्टों को काटना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि शुरुआत आप मुझसे करें। उसे इस तरह देख स्वॉर्ड मैटरॉन वह स्माइल करते हुए बोलती है, सच में हेवनली डीमन सेक्ट के दिन वह कठिन होने वाले हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं वह डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी। जोंग जब इस बात को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके मन में कई सारे सवाल उठ जाते हैं। इसी कारण से वह स्वॉर्ड मैटरॉन से कहता है, आपके बोलने का क्या मतलब है? तो स्वॉर्ड मैटरॉन उसे बताती है, हार्ट स्वॉर्ड जिसने कि मेरी बेटी को डॉन किया था वह डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी, हेवनली डीमन सेक्ट की दूसरी पावरफुल टेक्निक। जिस पर कि जोंग बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक वो तो हजारों साल पहले खो चुकी है, यह केवल अब लीजेंडों में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने किसकी प्रैक्टिस किया हो। तो स्वॉर्ड मैटरॉन उससे कहती है, यह मेरी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारी समझ इसे लेकर इतनी बेकार है, मैंने केवल तुम्हें वही बताया है जो मैं जानती थी, और मैं फिर से दोबारा तुमसे वही चीज पूछूंगी। मुझे बताओ तुमने उस पर्सन का पीछा क्यों किया था? जो सुनता हुआ जोंग वह थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर एमसी की पिक्चर की ओर देखते हुए बोलता है, हम उस पर्सन का पीछा नहीं कर रहे थे, हम पीछा कर रहे थे उस पर्सन के पीछे खड़ी उस लड़की की। हम देख पाते हैं वह हारियन की बात कर रहा होता है, पर आगे सीन चेंज होता है और हम तालभेत्रा ऑर्बिटिंग स्टार सिस्टम को देखते हैं, जहाँ माउंट हुआ प्लानेट के पास अब एमसी और
बाकी के लोग अपने शिप को लेकर पहुंच चुके होते हैं और वे लोग माउंट हुआ प्लैनेट के हुआहुन काउंटी को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? यह जगह तो पूरी तरह से खाली है, जबकि यहाँ तो हॉलीडे के समय पर बहुत सारे लोगों को होना चाहिए था। तो रोबोट बताता है, मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर सारी स्टोर खुले हुए हैं। जो सुनता हुआ सुंजा उन लोगों को बताता है, इस शहर में लगभग 10,000 से अधिक घर हैं, लेकिन जीवन का कोई भी संकेत नहीं है। तो रोबोट घबराते हुए बोलता है, निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ हुआ है कमांडर, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। पता नहीं क्या भयानक चीज हुई है, लगता है कि हर कोई मर गया है। जिस पर कि कैप्टन उससे बोलती है, अरे यार तुम रुक जाओ, अचानक से ही तुम्हें ये क्या हो गया है? तो रोबोट उसे बताता है, यह मेरा घर है, हमें इसे बचाना होगा। वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि अपने प्लानेट की ऐसी हालत को देख रोना शुरू कर दिया होता है। तो एमसी उससे कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर कि हारियन उसे कुछ बताने ही वाली होती है। तभी उन लोगों को सुंजा कहता है, मैंने एक लाइफ को डिटेक्ट किया है। ये लोग जो सुन काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। वही सुंजा उन लोगों को बता रहा होता है लोकेशन को जज करते हुए, यह माउंट हुआ का मेन हेडक्वार्टर जहाँ पवेलियन है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, जहाँ पवेलियन, क्या यह वह जगह नहीं है जहाँ पर कि माउंट हुआ सेक्ट का लीडर रहता है? तो सुंजा उन्हें बताता है, हाँ आपने सही कहा, यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ सिग्नल है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन का। लेकिन हम हारियन को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनता हुआ बिल्कुल ही खामोश हो चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद भी ये लोग माउंट हुआ प्लैनेट के नीचे जहाँ पवेलियन के पास पहुंच चुके होते हैं और उस जगह को बड़े ही गौर से देख ही रहे होते हैं। तभी कैप्टन का ध्यान अपने पीछे जाता है जहाँ वह रोबोट को इतने बड़े बड़े आर्मर में देख बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो रोबोट उसे बताता है, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिन्होंने भी मेरे घर को छुआ है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुन कैप्टन कुछ भी नहीं बोल पाती है। बाद में एंट्रेंस की ओर वह देखते हुए सुंजा से कहती है, सुंजा सिग्नल अब कैसा आ रहा है? क्या तुम अभी भी कोई रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर पा रहे हो? तो सुंजा बताता है, हाँ मैं इसे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, हालांकि लाइफ सिग्नल वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जरूर वह शायद कोई इंसान नहीं है, सावधान रहना। कैप्टन जो सुन बोलती है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है तो पहले हम ड्रोन को भेजेंगे और जांच करेंगे कि अंदर क्या है। लेकिन रोबोट सुंजा की बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा भड़क गया होता है और तुरंत ही अंदर जाते हुए बोलता है, क्या वह कोई इंसान नहीं है? तुम राक्षस कहीं के, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को छूने की? उसे इस तरह अंदर जाते हुए देख कैप्टन बोलती है, लगता है कि वह अपने घर के ऐसी हालत को देख पागल हो चुका है, पर खैर चलो उसे फॉलो करते हैं, लेकिन सभी ध्यान रखना। इतना बोलते हुए वे लोग जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तभी उन लोगों को अंधेरे में एक लाइट चमकते हुए दिखती है, जिसको देख वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन लोगों पर अटैक हो चुका होता है और पूरी जगह आग से भर गया था। वो इतनी भयानक था कि अगर कोई भी उसके सामने आता तो उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन हम देख पाते हैं कैप्टन और हारियन को एमसी ने बचा लिया था। पर यार ये कौन सी पोजीशन है बचाने की? खैर एमसी उस अटैक की ओर देख ही रहा होता है। तभी कैप्टन उससे कहती है, आखिर वो था क्या? तो एमसी उसे छोड़ हारियन को संभालते हुए बोलता है, वो तो हमें अंदर जाकर देखने पर ही पता चलेगा, पर वो क्या जिंदा है या फिर मर चुका है? रोबोट अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी जवाब दो। पर जब वो कुछ भी नहीं बोलता है तो कैप्टन सुंजा से पूछती है, सुंजा क्या वह सच में मर चुका है? जिस पर कि सुंजा उसे बताता है, नहीं वह फिलहाल के लिए जिंदा है, सौभाग्य से कॉम्पैक्ट आर्मर ने उसे बचा लिया। तो कैप्टन बोलती है, फिर वह जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सुंजा बताता है, लगता है कि वह डर के मारे सदमे में चला गया है। जो सुनता हुआ कैप्टन अपने सर को पकड़ लेती है। वहीं हम एमसी को देखते हैं जिसके की पास एक प्लम ब्लॉसम की एनर्जी से भरी हुई फ्लावर आती है, जिसको कि एमसी गौर से देख ही रहा होता है। तभी वह फ्लावर उसके पास आकर जैसे ही उसके शरीर से टच करता है तो वह हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और एमसी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हम देख पाते हैं वो पूरी जगह प्लम ब्लॉसम के फ्लावर से भर चुका था। और जब वो ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि पूरी तरह से एनर्जी में भरा हुआ था और उसी के अंदर से वह प्लम ब्लॉसम की एनर्जी से भरी हुई फ्लावर बाहर निकल रही थी, जिसको कि एमसी बड़ी ही गौर से सीरियस होकर देख रहा था। वही उस पर्सन को देखते हुए कैप्टन बोलती है, क्या उस लाइफ के सिग्नल का स्रोत यही पर्सन है? तो सुंजा उसे बताता है, हाँ यदि डाटा सही है तो वह माउंट हुआ का लीडर है, फ्लरिशिंग ब्लॉसम स्वॉर्ड सवर्जन योंग जो
रॉक्सैन। जो सुनता हुआ कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और उस पर्सन को देखते हुए बोलती है, क्या सच में यही मोंटवा का शॉर्ट वर्जन लीडर है? दूसरी तरफ एमसी उस प्लम ब्लॉसम के एक फ्लावर को टच करते हुए बोलता है, इस प्लम ब्लॉसम के हीट को देखते हुए ऐसा लगता है उसने प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक के पीक को अचीव कर लिया है। लेकिन यह प्लम ब्लॉसम के फ्लावर वह पर्पल क्यों है? क्या उसने इस प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस टेक्निक को पर्पल मिस्ट डिवाइन आर्ट के साथ मिक्स कर दिया है? वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया होता है और उस पर्सन को देखते हुए कहती है, डैड। तभी एमसी के पास कैप्टन आकर बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो एमसी उसे बताता है, प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक वह एक्सट्रीमली यंग एनर्जी को पोजेस करता है, जबकि पर्पल मिस्ट डिवाइन आर्ट वह एक्सट्रीमली इन एनर्जी को पोजेस करता है। इस कारण से कोई भी केवल एक टेक्निक को ही मास्टर कर सकता है, पर इस पर्सन ने तो इन दोनों ही टेक्निक को मास्टर किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है, क्योंकि आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी इच्छाओं की सीमा को पार कर लेता है तो उसके दिल के अंदर एक दानव पैदा हो जाता है और वह पर्सन इंसान नहीं रह पाता। इसलिए अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तुम लोगों की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। एमसी की बातों को सुनता हुआ हारियन तुरंत ही उस पर्सन की ओर भागना शुरू कर देती है। डैड बोलते हुए उसे इस तरह उस पर्सन की ओर जाता हुआ देख कैप्टन भी तुरंत ही उसकी ओर भागना शुरू कर देती है और उसे रुकने के लिए आवाज लगाती है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि उसे इस तरह देख और भी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ सुंजा को भी देखते हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और समय 8 बजने में केवल 2 सेकंड बचा था। इसी के साथ हम देखते हैं हारियन बिल्कुल ही उस पर्सन के पास पहुंच गया होता है, तब केवल 1 सेकंड बचा था 8 बजने में, और जैसे ही उस पर्सन को गले लगाता है तो ठीक 8 बज चुका था और सारी चीजें शांत हो चुकी थी, हर जगह खामोशी फैल चुकी थी, यहाँ तक कि वे पर्पल प्लम ब्लॉसम के फ्लावर वह वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आते हुए गायब होना शुरू हो गया होता है। साथ ही हम देख पाते हैं वह पर्सन भी अब नॉर्मल हो चुका था और अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। इस तरह की नजारे को देख ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, तो सुंजा उन लोगों को बताता है, बड़ी ही अजीब बात है, सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। जिस पर कि कैप्टन उससे पूछती है, तुम्हारे नॉर्मल होने का क्या मतलब है? तो सुंजा घड़ी की ओर देखते हुए बोलता है, 8 बज चुके हैं और मैं देख पा रहा हूँ हर एक चीज नॉर्मल हो चुका है। सारे लोग जो गायब हो चुके थे वो वापस से शहर में आ चुके हैं, सड़कों पर लोग अब दिखना शुरू हो गया है, सबके सब एक ही बार में वापस आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जो सुनता हुआ कैप्टन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और तुरंत ही जब वे लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो सच में हर एक चीज नॉर्मल हो चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद वे लोग वहाँ के नजारे को देखते हुए बोल रहे होते हैं, पहले तुमने बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बायो स्कैनर खराब हो चुकी थी? तो सुंजा बताता है, नहीं मैंने चेक किया था, स्कैनर बिल्कुल ही ठीक है। जिस पर कि कैप्टन वहाँ के लोगों को चेक करते हुए बोलता है, सच में ही यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन मुझे कुछ खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है। यहाँ पर हर एक पर्सन का इंटरनल एनर्जी वो ड्रेन हो चुका है, बच्चे एडल्ट सभी का सेम हाल है, किसी के पास भी थोड़ा सा भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो रोबोट बोलता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि वे लोग ठीक हैं? हमने सोचा था कि वे सब के सब मर चुके हैं, लेकिन देखो वे सब के सब अभी जिंदा हैं। तो ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए वह वेटर को ऑर्डर देने लगता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, लेकिन हम उस वेटर को देखते हैं जो कि रोबोट की बातों पर ना ध्यान देते हुए उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। जिसको कि देखता हुआ रोबोट वो तो कुछ भी नहीं समझ पाता और उस वेटर को देखते हुए बोलता है, लगता है कि वो काफी ज्यादा बिजी है, शायद उसने मेरी बातों को नहीं सुना होगा। आगे जब वह लेडी वापस आने लगती है तो रोबोट बोलता है, चलो वह वापस आ रही है। इतना बोलकर वह दोबारा उसे ऑर्डर देने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन इस बार भी वह वेटर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। उसे इस तरह देख रोबोट बोलता है, भैंस की टांग यहाँ पर हो क्या रहा है? तो सुंजा उसे बताता है, ऐसा लगता है कि वो हमें देख नहीं पा रही है और न ही यहाँ पर बैठे हुए कोई दूसरा पर्सन भी, यहाँ तक कि हम जब बिल्कुल उनके सामने बैठे हैं तब भी वे हमारे एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही अनजान हैं, मानो हम यहाँ पर अस्तित्व में है ही नहीं। जो सुनता हुआ कैप्टन का तो पूरा ही दिमाग खराब हो चुका हो
होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मोंटुआ के लीडर को दोबारा देखते हैं जो कि बड़ी शांति के साथ चाय के प्याले की चुस्की को ले रहा होता है और हारियन बता रही होती है मेरे डैड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। जब उनके सामने मेहमान खड़ा हो तो वह इतनी रूडली से चाय को पिए, वे हमें देख नहीं पा रहे हैं। जब से मैं अपने टूर से लौटी हूँ तब से वे ऐसे ही हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि वह अपना सारा काम नॉर्मली करते हैं। चाय को पीना, इंस्पेक्शन करना और गार्डन में जाना सब कुछ नॉर्मल है। जो सुनता हुआ एमसी लीडर की ओर थोड़ी देर देखता है और फिर उसके पास जाकर उसके सामने अपने हाथों को फेरने लगता है तो हारियन उसे बताती है इसका कोई भी फायदा नहीं है, यह काम नहीं करेगा। पर फिर भी आप ध्यान रखना, यदि आपने उसके दोहराई जाने वाली दिनचर्या का पालन करने से रोका तो आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एमसी लीडर के हाथों से चाय के प्यालों को छीन लिया था। उसे इस तरह करता हुआ देख हारियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही उसे आवाज लगाते हुए बोलती है जल्दी उसके सामने से हट जाओ। जो सुनता हुआ एमसी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीडर ने उस पर बहुत ही भयानक अटैक कर दिया होता है जिससे कि एमसी बाल बाल बचा ही था। तभी लीडर दोबारा अपने स्वर के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन एमसी इससे भी बच गया था। पर हम लीडर को देखते हैं जो कि लगातार बिना एक पल के लिए रुके उस पर अटैक करते ही जाता है। पर फिर भी एमसी बड़ी आसानी के साथ उसके सभी अटैकों को अवॉइड कर रहा था और उसकी यही गलती लीडर को और भी ज्यादा उकसा देता है। इस कारण से लीडर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को करने लगता है तो एमसी भी अपनी पावर को बाहर निकालते हुए बोलता है बहुत हो गया, यह खतरनाक होगा। इसी के साथ जैसे ही उन लोगों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं तो हम देख पाते हैं वहां पर भयानक तरीके से ब्लास्ट होता है और पूरी जगह एनर्जी से भर चुका था जिसको कि देखता हुआ हारियन बोलती है प्लीज रुक जाओ। वहीं एमसी अभी भी लीडर को बड़ी गौर से देख रहा था जो कि सही सलामत था और अभी भी अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा था जिसको कि देखता हुआ एमसी बोलता है यह तो दोबारा वही रिएक्शन है एक्सट्रीमली इंग और यांग एनर्जी के साथ होने की। तभी हारियन उससे चिल्लाते हुए बोलती है जल्दी से उनके कप को वापस लौटा दो। पर एमसी उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अभी भी उसे देखते हुए सोच रहा होता है क्या ही कमाल है, उसने उस लिमिट को पार कर दिया है जिसको कि इंसानी शरीर कभी भी संभाल नहीं सकता। प्रिंसिपल के हिसाब से जब कोई इंसान ऐसा करता है तो इनर डीमन के द्वारा उसे निगल लिया जाता है, साथ ही उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाता है और वह पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन ये जो मेरे सामने है वह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल रियलम है, लेकिन तभी वह अभी भी इंसान है, यह कैसे हो सकता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। इतने में ही हारियन उससे दोबारा चिल्लाते हुए बोलती है तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उसे वह चीज वापस कर दो। एमसी जो सुनता हुआ उस बड़े से प्लम ब्लॉसम को देखते हुए तुरंत ही चाय के कप को उस बंदे की ओर फेंक देता है जो कि इतना पावरफुल थ्रो था कि लीडर के इतने पावरफुल भयानक पावर से बने उस प्लम ब्लॉसम के फ्लावर को बीच से ही फाड़ता हुआ पूरी तरह से तबाह करने के बाद उस लीडर तक पहुंच गया होता है जिसको कि देखता हुआ हारियन वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। पर चीजें अब वापस से नॉर्मल हो चुकी थी और लीडर दोबारा से अपने डेली रूटीन को करना शुरू कर दिया था जिसको कि देखता हुआ हारियन चैन की सांस लेती है। आगे रात के समय हम देखते हैं हारियन एमसी को बता रही होती है मैं लगभग आधे महीने पहले टूर से वापस आई थी और सब कुछ बदल गया था। इसी तरह वह उसे काफी कुछ बताती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन रॉबर्ट सुंजा मार्केट में खड़े लोगों को देखता हुआ बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब के सब डॉल हैं, सब एक ही समय में सेम चीज को दोहरा रहे हैं। इतना बोलते हुए वह अपने पास में ही खड़े एक बंदे को टोकते हुए सोचता है क्या हो अगर मैं इनकी रूटीन को रोक देता हूँ तो। इतना सोचने के बाद वह उस पर्सन से कहता है प्लीज 1 मिनट के लिए रुको और क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर चल क्या रहा है। पर उसके बातों को जवाब देने के बजाय वह पर्सन वहीं पर रुक चुका था किसी पुतले की तरह जिसको कि देखता हुआ रॉबर्ट वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है भैंस की टांग ये क्या हुआ, ये सब के सब इस तरह फ्रीज क्यों हो चुके हैं। साथ ही वह देखता है फिर से सारे के सारे लोग दोबारा से गायब होना शुरू हो चुके होते हैं। जो देखता हुआ रॉबर्ट और भी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और सुंजा से कहता है अभी अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वे सब के सब टेलीपोर्ट कर रहे हैं। तो सुंजा बताता है मुझे नहीं पता। कैप्टन जो सुन बोलती है सुंजा क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम नहीं जानते, यदि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो कौन जानता होगा। जिस पर कि सुंजा उन लोगों को बताता है पार्टिकल वेव फॉर्म को देखते हुए यह भले ही टेलीपोर्टेशन की तरह लगता हो लेकिन स्केल बहुत ही बड़ा है। यहाँ पूरे प्लानेट पर फिर से पूरी लाइफ के सिग्नल खत्म हो चुके हैं। कैप्टन जो सुन बोलती है क्या पूरे प्लानेट से खत्म हो चुके हैं फिर से। वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि
वह भी सेम चीज एमसी को बता रही होती है। इतने में ही कैप्टन की ओर देखते हैं, जिनका की ध्यान अचानक ही अपने सामने जाता है, जहाँ से कि उनकी ओर कुछ तो आ रहा होता है जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में होती है और उन सभी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया होता है। अपने इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ ये लोग बोलते हैं, भैंस की टांग ये सब है क्या? जिस पर कि रोबोट बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में हैं। तो कैप्टन उन चीजों को देखते हुए बोलती है, एंड्रॉइड? क्या ये सब के सब एंड्रॉइड हैं? पर ये सब के सब आधे कंप्लीट क्यों दिख रहे हैं? तो सुनजा उसे बताता है, ये सब एंड्रॉइड नहीं है, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन ड्रॉइड है। ये सारे सिंपल ऐसे लेबर मॉडल्स हैं जिनको कि प्लानेट को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। पर चूंकि ये सब शुरुआती फेज के हैं, तो इन सब के पास जो भी इक्विपमेंट है वो सब के सब लो कैपेसिटी वाले हैं और इनकी एबिलिटी वो लिमिट है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, ओह तो ये सब के सब बस सिंपल रोबोट हैं, तब तो हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। इतना बोलते हुए वो रोबोट से कहती है, अरे यार चिंता मत करो, अकॉर्डिंग टू रोबोटिक ड्रॉइड नियम के हिसाब से ये कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस पर कि रोबोट बोलता है, लेकिन ये सब के सब अपने हाथों में स्वॉर्ड को रखा है। तो कैप्टन आगे जाते हुए बोलती है, शायद वे सभी इसे रखने के लिए जा रहे होंगे, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना बोलकर वह उन मॉडलों से कहती है, अरे रे यहाँ पर लोग हैं, इसीलिए दूसरी तरफ अपने रास्ते को खोजो और वहाँ पर जाओ। तुम सभी यहाँ पर लोगों को डरा रहे हो। पर उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही एक एंड्रॉइड उस पर आकर अटैक कर देता है, जो कि बड़ी ही जबरदस्त अटैक होता है और कैप्टन उससे बाल बाल बची थी। बाद में उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सब कर क्या रहे हो? तभी वह देखती है सबके सब रोबोट ने एक साथ उन सभी पर अटैक कर दिया होता है, जिस पर कि वे लोग कुछ रिस्पॉन्स कर पाते उससे पहले ही वह पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। जिसको कि दूर से देखता हुआ हारियोन कहती है, वो सभी वहाँ पर है। जब एक बार सभी लोग गायब हो जाते हैं तो वह दिखाई देता है और फिर वे हर जिंदा चीज पर हमला करते हैं, जिसे वे देख सकते हैं। जब मैं टूर से वापस आई थी तब मुझ पर भी इसी तरह से अटैक हुआ था। अगर यह मेरे फादर के कारण नहीं होता तो मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर पाती। शायद वह उस अंगूठी के बारे में बात कर रही है जिससे कि वह पूरी तरह से गायब हो सकती है। इतना बोलते हुए वह जब अपने फादर की ओर देखती है तो लीडर वहाँ चाय पीने के बाद वापस चला गया होता है और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया था, सेम उसी पोजीशन में जैसे कि वह पहले बैठा हुआ था, और फिर से अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया होता है। जिसको कि देखता हुआ हारियन बोलती है, केवल मेरे फादर को छोड़कर भले ही पूरी दुनिया से लोग गायब हो जाए तब भी वो यहीं पर रहते हैं। तो एम से उसे बताता है वे हैंग हो चुके हैं, जिस पर कि हारियन कुछ भी नहीं समझ पाती है। तो एम से उसे बताता है वह अपने इंटरनल एनर्जी को अपने स्पिरिट के साथ जलाकर हैंग हो चुके हैं, पर बाद में इसके कारण उसे इनर डीमन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा वह कर रहा है। तो यह देखते हुए ऐसा लगता है उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जिसे वह प्रोटेक्ट करना चाहता है। यह कितना एडमायरेबल है, तो चलो मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर वह आगे जाने लगता है। तो हारियन उससे बोलती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जो सुनैम से उसे बताता है उन बेकार से चेहरे को देखने के लिए जो कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि किसी तरह उन एंड्रॉइडों से बचता हुआ डेड एंड तक पहुंच चुके होते हैं और आगे उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वे चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बोलती है, सुनजा ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो पीछे छुपा सुनजा बोलता है, मैं भी इसे नहीं जान पा रहा हूँ। एंड्रॉइड कभी भी रोबोटिक के 3 नियमों को वायलेट नहीं कर सकता। उन्हें कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए था। जिस पर कि रोबोट बोलता है, फिर वे सब इस तरह क्यों काम कर रहे हैं? क्या वे सब खराब हो चुके हैं या शायद वे हमें इंसान के रूप में देखते ही नहीं हैं? लगता है अब हम उन्हें एंड्रॉइड नहीं मान सकते। तभी वे सारे एंड्रॉइड फिर से उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया होता है, जिसका कि सामना करने के लिए कैप्टन तैयार होते हुए बोलती है, सुनजा कसकर पकड़ लो और अच्छी तरह से छिप जाओ। पर आगे वो कुछ कर पाती तभी हम देख पाते हैं उन एंड्रॉइडों पर एक हमला होता है और हम देख पाते हैं उन सभी एंड्रॉइडों के एक ही बार में चीथड़े उड़ जाते हैं। इस कारण से वहाँ पर काफी भयानक ब्लास्ट होता है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाते और जब अपने पीछे देखते हैं तो वह अटैक करने वाला और कोई नहीं रोबोट होता है, जो कि अपने हार्मर में होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम बेकार से लोहे के गुंडे, क्या लगता है हम लोग इतने कमजोर हैं? दूसरी तरफ कहीं पर उन लोगों को लाइव कोई देख रहा होता है और एंड्रॉइडों को इस तरह तबाह होता हुआ देख बोल रहा होता है, ब्लेजिंग डेविल टैंक सारियोंग और उसके पीछे PL0003 16 के बीटी इंटेलिजेंट एंड्रॉइड सुनजा और
और पहला फॉर्मर सार्जेंट ऑफ द नॉर्थर्न गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट का स्पेशल टैक्टिकल डिवीजन रॉबर्ट कार्लिए। यह सब के सब गैलेक्सी के बाहर काम करने वाले बाउंटी हंटर्स के ग्रुप हैं। वे हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, हम उन्हें 10 सेकंड के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। जो सुनता हुआ उसके सामने बैठा पर्सन बोलता है, क्या अभी तुमने नॉर्थर्न गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट बोला था? इसके अलावा क्या वह स्पेशल टैक्टिकल डिवीजन से है? तो उसके पीछे खड़ा एंड्रॉइड बोलता है कि हम उन्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे कॉन्ट रिचेल। जिस पर कि कॉन्ट बिना कुछ बोले उन लोगों की ओर बड़े ही सीरियस लुक के साथ देख रहा होता है। इधर कुछ समय बाद एमसी जब कैप्टन के पास पहुंचता है और अपने आसपास की जगहों को देखता है तो इतनी तबाही को देखता हुआ बोलता है कि यह फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो रोबोट बोलता है, अरे यार मैं लगभग अपने आप से बाहर निकल गया था, क्योंकि मैं कब से इस दिन का आने का इंतजार कर रहा था। सच में मजा आ गया। पता नहीं आज क्या होता जब मैं किसी की बातों को सुनकर अपने इक्विपमेंट को सेकंड हैंड में बेच देता। हम सब के सब मारे जाते। इतना बोलते हुए वह इशारा कैप्टन की ओर कर रहा था, क्योंकि उसने उससे बोला था इस कबाड़ को सेकंड हैंड में बेच डालो। इस कारण से कैप्टन अभी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। वहीं सुंजा रॉबर्ट की बातों को सुनने के बाद बोलता है, हमने उन्हें पीछे जाने के लिए मजबूर नहीं किया है, बल्कि वे सब के सब अपने आप ही पीछे हट चुके हैं। अगर वह लगातार अटैक करते रहते तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तभी एमसी एक एंड्रॉइड के हाथों को उठाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग इस तरह की चीजों को कवच के रूप में पहनते हो? तो कैप्टन उसे बताती है, यह कोई कवच नहीं बल्कि एक ड्रॉइड है। सही शब्दों में कहूँ तो एक रोबोट। जिस पर कि एमसी वो कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह इसके बारे में पूछता है। जो सुन कैप्टन उसे बताती है, अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में समझाया तब भी तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए सुंजा इसे मोटे तौर पर संक्षेप में समझाओ, मैं काफी थक चुकी हूँ। तो सुंजा एमसी को बताता है, तुम इसे ऐसे समझो, एक मशीन जो एक पर्सन की तरह सोच सकती है और काम कर सकती है, वह एक एंड्रॉइड होता है, या फिर कहूँ वह एक रोबोट होता है। जिस पर कि एमसी बोलता है, दुनिया कितनी बदल चुकी है, कोई मेटल कैसे इंसानों की नकल कर सकता है? इतना बोलते बोलते उसके होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि सुंजा ने अपने सर को बाहर निकाल लिया होता है और बोलता है, बिल्कुल इस तरह से। उसे इस तरह अपने सर को बाहर निकालता हुआ देख एमसी एक जोरदार भयानक तरीके से चीख को मारता है और डर के मारे हारियन के पीछे जाकर छुपते हुए बोलता है, तुम हो कौन? उसे इस तरह देख कैप्टन बोलती है, क्या तुमने अपने बारे में उसे बताया नहीं था? तो सुंजा कहता है, नहीं मैं काफी बिजी था। वो सभी इसी तरह आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उन सभी का जरा सा भी ध्यान नहीं होता है अपने आसपास, क्योंकि एक एंड्रॉइड उन सभी को ही लाइव किसी को दिखा रहा होता है, जो कि कोई और नहीं कॉन्ट होता है, और उसे एमसी को लेकर एंड्रॉइड बता रहा होता है इस पर्सन का डाटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही उसके पास कोई इंटरनल एनर्जी ड्राइव है। ऐसा लगता है कि वह प्योर नेचुरल बीइंग है। तो कॉन्ट बोलता है, उसकी बेवकूफी को देखते हुए चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह आदमी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर वह गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट के स्पेशल टैक्टिकल डिवीजन से है तो वह एक इलाइट सोल्जर होगा। इसके अलावा वह पहला सार्जेंट है तो वह जरूर बेस्ट में से भी बेस्ट होगा, इसीलिए वह जरूर यहाँ पर कोई संयोग से नहीं आया है। निश्चित रूप से उसके पास कोई कारण होगा, इसीलिए सब पूरी तरह से सतर्क रहना और इसकी जांच करो। दूसरी तरफ हम गैलेक्सी के अंदर एक चीज को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी की रफ्तार से हेवेली डिमन सेक्ट के 32 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की ओर बढ़ रहा होता है। और जब वह वहां पर पहुंचता है तो उसका वेलकम करते हुए उसके सामने जोंग और सीनियर एल्डर खड़ा था, और हम देखते हैं उस चीज का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से जब एक पर्सन निकलता है तो उसके सामने झुका हुआ जोंग बोलता है, शुक्रिया आपका इतने समय बाद आने के लिए ऑफिसर। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि छुटकू सा मुटकू सा बच्चे जैसा कोई होता है। वह बोलता है, सच में यार यह जर्नी काफी लंबी थी, इसीलिए यह इतनी दूर आने के लायक होना चाहिए। इसी के साथ हम जान पाते हैं यह बंदा डिजास्टर सेफ्टी हेडक्वार्टर सेंट्रल कमेटी ऑफ द हेवनली डिमन सेक्ट के फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो डायन होता है। बाद में जोंग उसे वांग के पास ले जाता है और एमसी के मारे हुए निशान को दिखाते हुए बोलता है कि आपने इस तरह के किसी चीज को बाय चांस कभी देखा है? जो सुनता हुआ चो कुछ भी नहीं बोलता और हुआंग के पास जाकर उसे गौर से देखते हुए बोलता है, बताओ मुझे क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? तो हुआंग उसे बताता है, अभी के लिए तो दर्द बहुत कम हो गया है, हालांकि मेरे सिर में अभी भी लगातार गर्मी महसूस हो रही है। जो जिसको कि सुन बोलता है, क्या गर्मी? तुम्हें दर्द नहीं हो रही है बल्कि गर्मी महसूस हो रही है। जिस पर कि वांग बोलता है, वास्तव में। आगे वो कुछ बताता तभी उसके आंखें बाहर निकल चुकी होती है, क्योंकि जो ने सेम जगह पर एक जोरदार पंजे के साथ मारा होता है। इस कारण से वह बड़े ही भयानक तरीके से चिल्लाता है, साथ
साथ ही हम देख पाते हैं उसके सर पर एमसी के पंजे के जैसा सेम एक पंजा बन चुका था, जिसको कि चो बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तो जोंग बोलता है यह थोड़ा सा अलग है, पहले वाला निशान वह सूज गया था, लेकिन अभी जो दूसरा निशान बना है वह इंडेंट है। ऐसा नहीं लगता है कि यह किसी मार्शल आर्ट टेक्निक से बनाया गया हो। जिस पर कि चो उसे बताता है नहीं, यह बिल्कुल ही सेम है और एक ही टेक्निक 9 इन पाल्म के द्वारा बनाया गया है। जो सुनता हुआ जोंग वो तो कुछ भी नहीं समझ पाया होता है। बाद में कुछ समय बाद वह बोल रहा होता है 9 इन पाल्म सबसे लोएस्ट टायर मार्शल आर्ट है हमारे सेक्ट की, जो कि नए नवेले डिसेबलों को सिखाया जाता है और मैंने भी अपने 7 साल की उम्र में इसमें मास्टरी हासिल की थी, पर फिर भी यह बहुत ही ज्यादा अलग लगता है। तो चो उसे बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, 9 इन पाल्म का एसेंस वह ठंडी है पर यह अपने पीछे गर्मी को छोड़ता है, इसीलिए निशान स्वाभाविक रूप से अलग महसूस होगा। शायद हो सकता है वह ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां वह 9 इन पाल्म की एसेंस ठंडी को पूरी तरह से दबा सकता है और केवल इम्पैक्ट के हीट को छोड़ सकता है, दुश्मन को नुकसान ना पहुंचाने के लिए। यह बहुत ही कारगर तरीका है। जिस पर कि जोंग बोलता है क्या ऐसा करना संभव भी है? मार्शल आर्ट के मौलिक प्रकृति को उलटना बर्फ से आग बुझाने जैसा है। तो चो से बताता है हाँ यह थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन चलो पहले खाना खा लेते हैं, यह भी ठंडी हो रही है। जिस पर कि जोंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है ठीक है जैसा आप चाहें। आगे हम रोबोट को देखते हैं जो कि बोल रहा था वे आयरन गैंगसी है। जिस पर कि कैप्टन उसकी बातों को बड़े ही गौर से सुनने के बाद एक हॉट डॉग को खाते हुए बोलती है आयरन गैंगसी अब ये क्या है? रोबोट बता रहा होता है यह एक अफवाह है जिसे मैंने तब सुना था जब मैं एक्टिव था। वे एक नए प्रकार के लड़ाकू एंड्रॉइड को विकसित कर रहे हैं जो कि इंसानों को भी मार सकते हैं। जिस पर कि कैप्टन बोलती है तुम यह किस तरह के मजाक को कर रहे हो? एंड्रॉइड इंटेलिजेंट सर्किट वह रोबोटिक्स के 3 कानूनों के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, वे कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं एमसी को देखते हैं जो कि सुंजा के एंड्रॉइड होने के चलते वह अभी भी शौक में होता है और उसे चेक कर रहा होता है, जबकि रोबोट बता रहा होता है इसे बाईपास करने के लिए वे खुफिया सर्किट को मरे हुए इंसानों के दिमाग से बदल देते हैं, इसीलिए इसे आयरन गैंगसी प्रोजेक्ट कहा जाता है। इधर एमसी सुंजू को छूता हुआ बोल रहा होता है क्या सच में तुम कोई इंसान नहीं हो? तो सुंजू उसे कहता है क्या मुझे तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से अपने सर को उतार देना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं अपने हाथ पैर भी अलग कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ एमसी उसे तुरंत ही छोड़ देता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है, यह कैसी विचित्र दुनिया है, चलो पहले फिलहाल के लिए खाना खा लेते हैं। इतना बोलते हुए वह जैसे ही टेबल की ओर देखता है सारा खाना खत्म हो चुका था और कैप्टन बोल रही होती है यह देखते हुए कि उन एंड्रॉइडों ने हम पर किस तरह हमला किया है तो तुम्हारी बातें वह मायने बनाती है, लेकिन फिर भी इस पर विश्वास करना बहुत बेतुका है। मरे हुए लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना सच में यह किसी पागलपंती से कम नहीं है। इतने में ही उसका ध्यान एमसी की ओर जाता है जो कि बहुत ही बड़ा सदमे में चला गया होता है, जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बोलती है आखिर इसके चेहरे के साथ ये क्या हो गया है? इसी के साथ वह जैसे ही टेबल की ओर देखती है तो सारा खाना खत्म हो चुका था और उसे मामला समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ खाने की वजह से है। इस कारण से वह सुंजा से कहती है सुंजा जल्दी से जाओ और कुछ हॉट डॉग को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। तो सुंजा बताता है सबके सब ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जो सुन कैप्टन वहाँ से निकलते हुए बोलती है तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो अभी के लिए हम सिचुएशन की जांच करते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक बदकिस्मती की स्थिति में फंस चुके हैं। तभी एमसी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहता है तुम बेईमान भूखे लोग, भले ही मार्शल आर्ट की शिष्टाचार वाली युग चला गया हो, लेकिन फिर भी मेरे खाने को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे इस तरह देख कैप्टन बोलती है आखिर वह बोल क्या रहा है? तो रोबोट बताता है लगता है कि वह हमें पीटना चाहता है, जबकि इधर एमसी अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहता है भले ही तुम मेरी असली पहचान को नहीं जानते हो, पर फिर भी मैंने सुप्रीम हेवनली डीमन के रूप में खुद को घोषित किया है और यह जानते हुए भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है प्लीज सुप्रीम हेवनली डीमन जी आप शांत हो जाइए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वही रोबोट भी बोलता है हाँ सही कहा, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप शांत हो जाइए। पर फिर भी एमसी जब शांत नहीं होता है तो कैप्टन उसे देखने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है हम तुम्हारे लिए खाने को ला देंगे, पर फिलहाल के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना होगा, इसीलिए चलो मैं अभी के लिए यहाँ से जाती हूँ। उसे इस तरह वहाँ से जाते हुए देख रोबोट भी उसके पीछे आते हुए बोलता है अरे मेरे लिए तो रुको। रोबोट को भी इस तरह जाता हुआ देख सुंजा भी उसके पीछे भागते हुए बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। वहीं
एएमसी बेचारा उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाता और अपने आगे रखे गए खाने को थोड़ी देर तक घूरने के बाद वहाँ पर पड़े हुए छोटे मोटे टुकड़े को उठाकर खाना शुरू कर दिया होता है। बाकी वह होता अभी भी सीरियस ही है। दूसरी तरफ सुंजा तबाह हो चुके एंड्रॉइडों की चेक कर रहा होता है और कैप्टन अपने आसपास नजर रख रही होती है। वही रोबोट उन एंड्रॉइडों को देखता हुआ बोल रहा होता है ये कितने कमजोर हैं। तो सुंजा उसे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक प्रोटोटाइप है और शुरुआती समय में बनाया गया था। इसी के साथ वह एंड्रॉइड के सर को स्कैन करने लगता है। तो कैप्टन उससे बोलती है क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो, जिस पर कि सुंजा उसे बताता है इन सभी का न्यूरल नेटवर्क भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इनका इंटेलिजेंट सर्किट वह परमिटिव M207 चिप से इक्विप्ड है। इस चिप को कमांड को रिसीव करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, इसीलिए इसमें खुद से सोचने की कोई भी इच्छा नहीं है। जो सुन कैप्टन बोलती है इसका मतलब उन्हें दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। सुंजा बताता है हाँ इनमें से हर एक को मैंने पता लगाया है। हम पर अटैक करने वाले एंड्रॉइडों की कुल संख्या 9817 थी, जिसका मतलब है उनमें से हर एक को 9817 इंसान कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ हम कॉन्ट के लैब को देखते हैं जहाँ पर कि कई हजार ट्यूब होते हैं और उन सभी को कॉन्ट बड़े ही गौर से देख रहा होता है, जिनमें कि हर एक में एक मरे हुए इंसान रखा गया था और उन सभी के दिमाग को उन एंड्रॉइडों के साथ जोड़ दिया गया था। वहीं इधर कैप्टन बोल रही होती है माउंट हुआ डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो सुंजा बताता है 9818, जिनमें कि केवल एक इंसान मिसिंग है। इसी के साथ हम उस मिसिंग इंसान को देखते हैं जो कि कोई और नहीं माउंट हुआ का लीडर होता है। बाकी के 9817 इंसानों को कॉन्ट ने अपने कब्जे में ले लिया है। आगे हम जोंग को देखते हैं जो कि खाना खाते हुए बोल रहा होता है माफ करिएगा आपके बोलने का क्या मतलब है। तो जो उसे बताता है यह स्टेट ऑफ इम्बॉलिटी का कमांड है। इंटायर डिस्ट्रिक्ट 32 को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कोई भी किसी तरह के मूवमेंट को नहीं कर सकता और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। बाकी सभी यहाँ से भेजे गए लोगों को तुरंत यहाँ पर बुलाओ। जो सुनता हुआ जोंग बोलता है लेकिन क्यों। जो सुन बोलता है यह बहुत ही ज्यादा अनिश्चित समय है। 2000 सालों की शांति बहुत लंबी रही है। मेजर शक्तों के साथ आने के बाद बनाई गई मार्शल अलायंस की प्रतिष्ठा लंबे समय से फीकी पड़ गई है। इसीलिए तुम्हें तो पता ही होगा जब पूरे जंगल में शासन करने वाले शेर के नाखून गिर जाते हैं तो क्या होता है। जिस पर कि जोंग बोलता है तो फिर भेड़िए संभालते हैं। जो जिस पर कि बोलता है गलत, भेड़िए खुद को बाघ बनाने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि उन्होंने पैक्स को फॉर्म किया है, क्योंकि बाघ यहाँ से चला गया है इसीलिए वह खुद को पावरफुल मान रहे हैं। लेकिन जब बाघ वापस आएगा तो भेड़िया खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। इसी तरह वह काफी कुछ बताता है जो आपके आगे स्टोरी देखने पर पता चल ही जाएगा। मैं आप लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सीधे मुद्दे पर ले जाता हूँ। जो जोंग के साथ बात करने के बाद वहाँ से अब जाने के लिए तैयार होता है और उससे कहता है फिलहाल के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया में हमारे सेक्ट की यही सिचुएशन है, इसीलिए हमें हद से ज्यादा सावधान रहना होगा। तो जोंग उससे पूछता है कि आपका बोलने का मतलब यह है कि हमारे सेक्ट की मार्शल आर्ट को यूज करने वाला इससे संबंधित है। जिस पर कि चो उसे बताता है मुझे नहीं पता पर यह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आते समय मुझे एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन मिली थी, वह नॉन पर्सन माउंट हुआ की ओर बढ़ रहा है। जो सुन जोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या माउंट हुआ। तो चो उसे बताता है हाँ लगता है कि एक बड़ी एक्सप्लोजन होने वाली है, इसीलिए सिचुएशन को सबसे पहले समझना जरूरी है, एक्शन बाद में। इतना बोलकर वह 32 डिस्ट्रिक्ट से चला जाता है। वहीं जोंग उसे पीछे से देखता हुआ बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। आगे हम कैप्टन और रोबोट को देखते हैं जो कि हारियोन की बातों को सुनने के बाद बोल रही होती है तो तुम्हारे बोलने का मतलब यह है गायब हो चुके लोग रात में फिर से दिखाई देंगे। तो हारियोन उससे बताती है हाँ केवल मेरे फादर को छोड़कर वे इकलौते हैं जो कि पीछे छूट चुके हैं इस तरह के रूप में। जो सुनता हुआ कैप्टन वह थोड़ी देर लीडर को गौर से देखने के बाद बोलती है सुंजा अभी कितना समय बचा है सूर्यास्त में। तो सुंजा उसे बताता है माउंट हुआ प्लानेट पर हर 6 घंटे में रात और दिन होता है, इसलिए अभी कुछ घंटे बाकी है। थोड़ी देर बाद वह बता रहा होता है बस 1 सेकंड, अब बस 1 सेकंड बचा है। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं माहौल दोबारा से चेंज होना शुरू हो गया होता है और लीडर अपनी जगह से उठकर हारियोन को गले से लगा लिया होता है। वहीं हारियोन बता रही होती है मेरे फादर ये सब बिना किसी चेतना के करते हैं, सर्वे के लिए जाना, रीडिंग करना, गार्डन में घूमना, चाय पीना, सब कुछ वह बेहोशी की हालत में ही करते हैं जैसे कि उन्होंने मेरे पिछले जन्मदिन पर किया था। यहाँ तक कि दूसरे सभी लोग भी इसी तरह सूर्यास्त होते ही अपने कामों को दोहराना शुरू कर देते हैं। इतने में ही कैप्टन को रोबोट बताता
है समय हो चुका है पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सड़कें अभी भी खाली है। जो सुनता हुआ कैप्टन सुंजा से कहती है आखिर आज हो क्या रहा है, समय होने के बावजूद भी इतना देरी क्यों हो रहा है, क्या तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो। तो सुंजा उसे बताता है मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जरूर कुछ गलत है। कैप्टन उन लोगों के अपेयर होने के बजाय आप खुद ही गायब होती हुई जा रही हो। कैप्टन जिस पर कि पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाती है, बाद में जब वह खुद को देखती है तो वह सच में गायब हो रही थी। और देखते ही देखते हम देख पाते हैं वह सुंजा के सामने ही बिल्कुल ही पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है और उस पूरी जगह पर एक खामोशी सी छा गई होती है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ एमसी का पीछा कर रहे ग्रीनवुड के हम शिप को देखते हैं जो कि माउंट हुआ प्लानेट के ऊपर खड़ा था। वहीं ब्लैक टाइगर से उसका कमांडर बोल रहा होता है चीफ अभी अभी माउंट हुआ के सेंट्रल से हमें एक टेलीपोर्टेशन का पता चला है और जब हमने इसका पता लगाया तो यह ब्लेजिंग डेविल सारियोंग लग रही है। तो ब्लैक टाइगर कहता है उसका डेस्टिनेशन क्या है। कमांडर उसे बताता है माउंट हुआ प्लानेट के दूसरे मून जेंटा। उसके इतना बोलते ही हम चंद्रमा जेंटा को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा होल हुआ होता है और उस होल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। साथ ही वह आवाज कह रही थी ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ और एक भूत बन गई हूँ। नहीं नहीं मैं इस तरह नहीं मर सकते, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। इतना बोलते हुए उसे एहसास होता है कि वह वापस आ चुकी है, जिसको कि देखता हुआ वह बोलती है क्या मेरी बॉडी वह ठीक हो चुकी है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने बगल में जाता है जहाँ पर कि उसके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ था, जिसको कि देखता हुआ वह अपने मन में कहती है आखिर यह पर्सन है कौन। वहीं वह पर्सन अभी भी बिना कुछ बोले बड़े ही खामोशी के साथ उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर का कमांडर उसे बता रहा होता है यह टेलीपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा असामान्य है क्योंकि टेलीपोर्टेशन का अब कोई भी निशान नहीं बचा है। शायद हो सकता है कि यह कोई जबरदस्ती का टेलीपोर्टेशन हो जो कि गैलेक्टिक लॉ के हिसाब से एक तरफा टेलीपोर्टेशन फॉरबिडन है। चीफ यह वास्तव में एक सीरियस इशू है, हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को कर दे। जो सुनता हुआ ब्लैक टाइगर उससे कहता है क्या यहाँ पर मुझसे भी कोई बड़ा हायर अप्स है। कमांडर जो सुन उसकी बातों को समझ जाता है और तुरंत ही डर के मारे उसके सामने अपने घुटनों पर आते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए केवल और केवल आप ही कमांडिंग अथॉरिटी वाले हैं। तो ब्लैक टाइगर उससे कहता है ठीक है तो अभी के लिए इसकी निगरानी करते रहो, बिना इसकी परवाह किए कि वह जबरदस्ती गैलेक्टिक लॉ को तोड़ते हुए उस चंद्रमा पर टेलीपोर्ट किया है। हमें पहले इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी, लापरवाही से हस्तक्षेप करना हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसके अलावा हमें उस प्लेस के बारे में जानना होगा। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलता है जैसा आप कहें सर। इधर हम स्वॉर्ड मैटरॉन को देखते हैं जो कि एलिना की बातों को सुनते हुए बोल रही होती है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है, तुम माउंट हुआ में किससे मिले थे। तो एलिना बताती है उसने कहा था वह मेरा बाप है, मुझे अच्छी तरह से याद है उसने यही कहा था कि वह मेरा बाप है, वह जिसने कि मुझे जन्म दिया है। इसके अलावा जब मैंने उसके साथ डुअल किया तो मैं हार गई। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड मैटरॉन वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कुछ भी नहीं बोल पाते, पर वह सोच रही होती है आखिर यह मेरा कौन सा हस्बैंड है जो कि मेरी बच्ची को अपनी बेटी होने का दावा कर रहा है, साथ ही उसने उसे हरा भी दिया है। आखिर अब माउंट हुआ पर हो क्या रहा है। आगे हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा था हमें कैप्टन को बचाना होगा, किसी हरामखोर ने हमारे कैप्टन को किडनैप करने की हिम्मत की है। इसी के साथ वह गालियां देते हुए कुछ 18+ शब्दों को बोलता है जो कि ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को तो नहीं बताने वाला, नहीं तो यूट्यूब बुरा मान जाएगा। पर खैर एमसी सुंजा से कहता है आखिर यह किस तरह की बातें कर रहा है। तो सुंजा उसे बताता है मुझे पता नहीं पर वह शायद कोई गालियां दे रहा है, मैं भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तभी हारियंग उन लोगों को बताती है कैप्टन का किडनैप होना इस प्लानेट की घटना से संबंधित हो सकता है, शायद दूसरे लोग भी इसी तरह गायब हुए होंगे, हालांकि मेरे पास इस चीज की कोई सबूत नहीं है। तो सुंजा उसे बताता है नहीं हमारे पास सबूत है, कैप्टन और माउंट हुआ के लोगों का गायब होना बिल्कुल ही सेम है और यह एक जबरदस्ती का टेलीपोर्टेशन था जो कि गैलेक्टिक लॉ के हिसाब से फॉरबिडन है। जो सुनता हुआ रॉबर्ट एमसी को दोबारा पकड़ते हुए बोलता है क्या तुमने सुना, सबके सब कहीं पर फंसे हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते, हमें उन्हें बचाना होगा। उसे इस तरह देख एमसी सुंजा से कहता है आखिर बार बार इसे हो क्या रहा है, जिस पर कि सुंजा उसे बताता है जाहिर है उसे PTSD हुआ है यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और वह अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। एमसी जो कि सुनता हुआ बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। वहीं सुंजा जो कि बता रहा होता है एक बार जब वह पागल हो जाता है तो किसी के भी नहीं सुनता। इतना बोलते हुए वह एकदम से ही शांत हो जाता है एमसी की जाने वाली बात को सुन। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी कुछ भी नहीं समझ पाता है तो एमसी उन लोगों से पूछता
पूछता है, अगर कैप्टन को जबरन टेलीपोर्ट किया गया है तो मुझे बताओ आखिर उनकी दूरी कितनी हो सकती है। सुंजा बताता है, टेक्निकली बात करें तो लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन असंभव है, इसलिए एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के ट्रांसपोर्टेशन का होना सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद वह माउंट हुआ प्लैनेट के अंदर ही है या फिर इन दोनों चांदों में से किसी एक पर। जो सुनता हुआ एमसी उससे कहता है, तो फिर बताओ तुम्हारा अंदाजा सबसे अधिक किस पर है। सुंजा बताता है, चूंकि माउंट हुआ प्लैनेट पर स्वॉर्ड सोवर्जन को छोड़कर किसी के भी लाइफ का सिग्नल नहीं है तो हम इसे साइड कर सकते हैं। बाकी रही ये दोनों मून जेंटा और साइडसेरस, इन दोनों में ही अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों पर ही लाइफ का कोई भी सिग्नल नहीं है। जिस पर कैम्सी बोलता है, तो अब हम क्या करें। तो सुंजा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, चूंकि कैप्टन को गोल्ड बहुत पसंद है तो मैं इस गोल्डन वन को चूज करूंगा, साइडसेरस को नहीं, दूसरा मून जेंटा को जिसके के अंदर कैप्टन होती है, और अपने आगे उस पर्सन को देखता हुआ बोलती है, तुम हो कौन। तो काउंट के पीछे खड़ा एंड्रॉइड कैप्टन को सर्च करते हुए बोलती है, इसकी इंटरनल ड्राइव की एनर्जी 1.4 गीगा की है और 3.3 गीगा अल्ट्रा हाई डेंसिटी की हाई कैपेसिटी वाली इंटरनल एनर्जी ड्राइव इम्बेडेड है इसकी बॉडी के साथ, और एकलौता जो कि इसके पास एक्सटर्नल वेपन है वो उसके कमर में लगी हुई है सॉफ्ट स्वॉर्ड। जो सुनता हुआ काउंट बोलता है, 3.3 गीगा इंटरनल एनर्जी ड्राइव, साथ ही वह कुछ ऐसी चीज छुपा रही है जो कि वह इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। तभी कैप्टन उससे कहती है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं या फिर तुम बहरे हो, बताओ मुझे तुम कौन हो। दूसरी तरफ कहीं पर हम एक प्लैनेट के नीचे छोटे से पौधे को देखते हैं जिसको कि एक पर्सन ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास जो आकर बोलता है, मास्टर एक मैटर हो चुकी है जिसके बारे में आपसे बात करना आवश्यक है। तो वह पर्सन बोलता है, मुझे पता है यह माउंट हुआ प्लैनेट की घटनाओं से संबंधित है और तुम्हें इसे हल करने का काम सौंपा गया है, लेकिन आवेग में आकर कोई भी काम मत करना और तब तक इंतजार करना जब तक कि कली पूरी तरह से खिल ना जाए, क्योंकि तभी तुम बता सकते हो कि यह चिनार है या फिर विलो का पेड़। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। हमें तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक कि उसको बैक करने वाले एंटिटीज वो पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो जाते, क्योंकि तभी हम उस पर पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं। पर खैर, जितना मैंने तुम्हें समझा है उसके हिसाब से तुम पूरी तरह से अभी भी मैच्योर नहीं हुए हो। इतना बोलते हुए वह एकदम से ही चौक के सामने आ जाता है। जो देखता हुआ जो भी थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया होता है, वहीं वह बुढ़ऊ अपने पहेलियों को समझाते हुए उसे बता रहा होता है, लगता है तुम्हारे पास एक और मामला है, मुझे बताओ वो क्या है जिसने कि तुम्हें अपने चाइल्डीनेस से बाहर निकाल दिया है। तो जो उसे बताता है, जहाँ तक कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से इस मामले में मुझे एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिली है। उन्होंने हमारी मार्शल आर्ट का यूज किया है और एनर्जी फ्लो को रिवर्स करने के लेवल तक पहुंच चुके हैं। साथ ही वो हमारे सेक्ट के कई और सीक्रेट टेक्निक को भी जानते हैं, जैसे कि डीमन हार्ट सुरह स्वाड टेक्निक। साथ ही वह उन सभी टेक्निकों में पीक पर पहुंच चुका है, पर वो हमारे सेक्ट से नहीं है। जो सुनता हुआ वह बुढ़ऊ पूरी तरह से शांत हो गया होता है और बस दो ही शब्द बोलता है, उसे मार डालो। जिस पर कि चू कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह बुढ़ऊ इतनी जोरों से चिल्लाता है कि उसके उगाए हुए पेड़ भी तुरंत ही मुरझा जाते हैं। जबकि इधर बुढ़ऊ अभी भी बोल रहा होता है, वह एक दानव है, उसे ढूंढो और मार डालो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो सुनता हुआ चो वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आगे कुछ समय बाद हम उसे देखते हैं जो कि स्पेस में अब हेम्सी के पीछे निकल चुका था उसे ढूंढने के लिए, ताकि वो उसे पूरी तरह से मिटा सके एग्जिस्टेंस से। दूसरी तरफ हम कैप्टन को दोबारा देखते हैं जो कि उस पर्सन से अभी भी पूछ रही होती है, तुम हो कौन, जवाब दो। पर काउंट उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ बस दो शब्द बोलता है, उसकी जांच करो। जो सुनते ही उसके पीछे खड़ा एंड्रॉइड वह एकदम से ही गायब होती है और दूसरे ही पल कैप्टन के पीछे पहुंचकर उस पर अटैक कर दिया होता है, जिसको कि महसूस करता हुआ कैप्टन तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है और एकदम से ही वह भी पीछे की ओर मुड़ते हुए जब उस एंड्रॉइड पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वह एंड्रॉइड बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर दिया होता है और फिर से उसके पीछे पहुंचकर सीधे उसके जबड़े को पकड़ लिया होता है। जो देखता हुआ कैप्टन अपने मन में कहती है, आखिर वह इतना फास्ट कैसे हो सकता है। वही माउंट उसे बताता है, इसे स्वीकार करो, प्रतिरोध करना व्यर्थ है और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक से जवाब दो, बदले में मैं तुम्हें अनंत पीड़ा से मुक्त जीवन प्रदान करूंगा। जिस पर कि जब कैप्टन उससे बोलती है, अपनी यह बकवास बंद करो। जो सुनता हुआ काउंट तो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं कैप्टन अपने कमर में लगी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उसे चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया होता है, जिससे कि काफी ही ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। लेकिन वह एंड्रॉइड इतनी पावर के बावजूद भी उससे बड़ी आसानी के साथ बच रहा होता है और कैप्टन को दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वह नाकामयाब था।
था, जिसको कि देखता हुआ कांट बताता है कोशिश करना बेकार है। उस एंड्रॉइड के अंदर दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्ट का डाटा है, वह तुम्हारे टुकड़े कर देगा। कैप्टन जोसुन बोलती है अपने मन में, वह सही बोल रहा है, यह मेरे सभी मूवमेंट को पढ़ पा रहा है। इतना सोचते हुए जब वह एक और अटैक करती है तो इस बार वह एंड्रॉइड उसकी पूरी मूवमेंट को अच्छी तरह से जान लिया था और तुरंत ही उससे बचते हुए बहुत ही खतरनाक हिट को कैप्टन को देता है, जिससे कि कैप्टन बड़ी ही जबरदस्त तरीके से चिल्लाती है और सीधे दूर जाकर गिरती है। वहीं वह एंड्रॉइड अभी भी उसी पोजीशन में होता है तो कैप्टन दोबारा से खुद को संभालती है, साथ ही वह फिर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई होती है, जिसको कि कांट चाय की चुस्की को लेता हुआ बड़ी ही खामोशी से देख रहा था। वह कैप्टन अपने मन में सोच रही होती है, मेरा कोई भी पाइत्रा उस पर काम नहीं कर रहा है। इतने में ही वह एंड्रॉइड दोबारा से उसके सामने से गायब हो जाता है और एक पल के अंदर ही उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। इसके अलावा कैप्टन के कुछ रिस्पॉन्स करने से पहले ही वह फिर से उस पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन कैप्टन उसके दोबारा सेम अटैक के करने से बच चुकी थी और हवा के बीच छलांग मारते हुए ऊपर से ही जब उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एंड्रॉइड इसकी नापरवाह करते हुए उल्टा वही उसकी ओर जाना शुरू कर दिया होता है, जिसको कि देखता हुआ कैप्टन अपने बुलेट अटैक को उस पर करती है। इस कारण से हम देख पाते हैं उसकी स्वॉर्ड गोली के स्पीड से उस एंड्रॉइड की ओर आगे बढ़ता है और उसके अंदर छेद करने ही वाला होता है। तभी वह एंड्रॉइड बस अपने हाथों से ही उसके स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देता है और बिल्कुल ही कैप्टन के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसी समय हम देख पाते हैं कैप्टन का स्वॉर्ड वह घूमते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया था और उसके कैप्टन पर अटैक करने से पहले ही उसके बॉडी के साथ घूमता हुआ सीधे उसके सर को फाड़ दिया होता है, जिसको कि देखता हुआ माउंट वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि कैप्टन की वह टेक्निक डार्क हेवन ब्लड ड्रैगन डैगर थी जो कि सिचुआन टैंग क्लैन की है। इन सारी चीजों को याद करता हुआ वह देखता है उसका एंड्रॉइड उसके सामने ही आकर गिर गया होता है और कैप्टन वो बच चुकी थी, जिसको कि देखता हुआ माउंट उससे पूछता है तुम हो कौन? कैप्टन जिस पर कि कोई जवाब नहीं देती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है वह बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ माउंट बोल रहा होता है सिचुआन टैंग क्लैन को 10 साल पहले बिना किसी निशान को मिटा दिया गया था, पर फिर भी तुम उसकी मार्शल आर्ट को कैसे जानती हो? कैप्टन जो सुनते हुए बिना किसी जवाब को दिए अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देती है और अपने सीने पे लगी QI इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम जॉन बॉय डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए उसकी रेक्ट मैक्सिमम कर देती है। कांट जो देखता हुआ बोलता है जॉन वो डिवाइन आर्ट, यह तो एक और सीक्रेट टेक्निक है जो केवल टैंग क्लैन के हेड को ही पास किया जाता है। पर उसकी इतनी देर से बकबक को सुनता हुआ कैप्टन अपने अंदर से एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए उसे आसमान की ओर भेजते हुए कहती है अपनी यह बेकार से मुंह को बंद कर, लेकिन कांट उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आसमान की ओर वह देखते हुए बोलता है आकाश में चारों तरफ फैल कर एक साथ हमला करना, सच में यह कमाल है। इतने में ही हम देख पाते हैं वह एनर्जी आसमान में पहुंचते ही ब्लास्ट हो चुकी होती है और बारिश की तरह नीचे गिरना शुरू हो चुकी थी, जिस पर कि कांट बोलता है यह इनफाइनाइट रेन ब्लॉसम टेक्निक है। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं वह पूरी जगह उस टेक्निक की चपेट में आ चुकी थी, जिसके कारण हम देख पाते हैं वहाँ उस जगह पर काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड मेट्रॉन की ओर दोबारा देखते हैं जहाँ एलेना उससे बता रही होती है उससे मिलने का हालात भी बहुत अजीब था। मैं माउंट हुआ पर केवल एक रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए गई थी, पर मैं वहाँ पर पहुँचते ही बेहोश हो चुकी थी और जब मैं जागी तो मैं उसके सामने थी, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही समझ पाई कि ये क्या था, क्योंकि वह एक जबरन टेलीपोर्टेशन था। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड मेट्रॉन वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और उसे थोड़ी थोड़ी शायद चीजें समझ आ रही होती है। पर हम एलिना के बताने के अनुसार देख पाते हैं कांट के सामने जब वह होती है तो कांट उससे बोला होता है तुम्हें हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया है। मुझे बताओ क्या तुम पावरफुल बनना चाहती हो और अपने पैरों के नीचे पूरी यूनिवर्स को देखना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम पावर से ऑब्सेस हो, पर इस 8 फुट फाइटिंग घोस्ट नाम का क्या ही फायदा जब तुम यहाँ तक कि लड़ने के लिए पूरे यूनिवर्स में एक ऐसे शिप को बनाया जो केवल लड़ाई के लिए था। इसके बावजूद भी तुम जितना करीब जाती गई उतना ही रास्ता दूर होता गया और तुम्हें निराशा में केवल रोना पड़ा। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तुमको वह पावर देने के लिए जिससे कि तुम पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे कुचल सकती हो। ये सारी चीजों को एलिना स्वॉर्ड मेट्रॉन को बताते हुए बोलती है वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था, इसके अलावा वह हद से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए हम लड़े लेकिन मैं हार गई। उसके इतना बोलते ही हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अभी फिलहाल
के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी कांट से हार चुका था एलिना की तरह ही। साथ ही वह सोच रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या किया, पर हर एक चीज बेकार रही। साथ ही हम देख पाते हैं कैप्टन की जो हाल अभी होता है वही हाल पहले एलिना के भी थे। कांट उसका भी गला पकड़ते हुए उससे बोला था मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अरे यार स्वॉर्ड मैट्रॉन गजब की लेडी है। पर गाइस क्या ऐसा हो सकता है इस टीन के डब्बे में भी शायद ओरिजिनल मरे हुए माउंट के दिमाग लगा हुआ हो। जो भी हो पर इसकी पावर देखने में मजा आएगा जब यह एमसी के साथ टकराएगा, क्योंकि भाई साहब अभी तक जितना भी इसे देखा है इसके पावर का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं आखिर यह कितना पावरफुल है। पर खैर अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कांट कैप्टन से भी सेम चीज को बोल रहा होता है मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा, तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे इस कमजोर से शरीर को इतना पावरफुल बना दूंगा जिसे कि कोई भी नहीं भेद पाएगा, बस तुम्हारे अपने इस बेकार से मन को त्यागने की कीमत पर। वही सेम टाइम पर हम स्वॉर्ड मैट्रॉन को देखते हैं जिसकी की आंखें हैरानी के कारण बाहर निकल चुकी होती है, क्योंकि एलिना कांट के दिए हुए पावर को उसके सामने रिवील करते हुए बोलती है उसने मुझे इस पावर को दिया है। स्वॉर्ड मैट्रॉन जिसको कि देख तुरंत ही उसे पहचानते हुए बोलती है यह पावर तो स्टील फोर्टिकेशन की है। इधर सुनजा को देखते हैं जो कि कैप्टन के लोकेशन के बारे में पता लगा रहा था। वहीं रॉबर्ट बोल रहा होता है क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलना होगा। इतने में ही सुनजा को अपने रेडार पर कोई डिटेक्ट होता है जिसको कि जब हम देखते हैं तो यह कोई और नहीं जो होता है जो कि अपने बड़े से गोले को लेकर कैप्टन के शिप के सामने आ चुका था। लेकिन भाई साहब चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो क्या लगता है दोस्त क्या जो एमसी को रोक पाएगा या फिर उसके साथ लड़ेगा? वह इसके टाइम बड़ी क्रिटिकल मोमेंट पर स्टोरी को रोक दिया है ऑथर ने। पता नहीं अगला चैप्टर वो कब रिलीज करेगा, पर खैर आप लोगों को इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो। कमाल की स्टोरी है, आप लोगों को मजा जरूर आएगा, एक बार जरूर चेक कर लो।